बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 18 स्टार्ट किया था जो कि एएसपी ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड था, और एएसपी के ऑब्जेक्ट्स में रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी कलेक्शंस को देखा था, प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स देखे थे। आज के लेक्चर में हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, इसकी कलेक्शंस को देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में मेन फ़र्क यही है कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट उस इंफॉर्मेशन को जो कि क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट में आई है, उस इंफॉर्मेशन को ये रिट्रीव करने के लिए यूज़ होता था, जबकि रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट सर्वर की तरफ से क्लाइंट को जो इन्फॉर्मेशन भेजनी है उसके लिए यूज़ होता है। यानी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में क्लाइंट की तरफ से भेजी जाने वाली इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कराने के लिए हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में सर्वर की तरफ से भेजी जाने वाली इन्फॉर्मेशन जो कि क्लाइंट की तरफ जाती है, उसके लिए हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट is used to send data from the server to the client. कलेक्शंस में इसकी सिर्फ इम्पोर्टेंट सबसे कुकीज़ कलेक्शन है। It specifies cookie values. It can be used to set the values of cookies. यानी कुकी की वैल्यू को या कुकी की स्टेट को सेट हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की कुकी कलेक्शन से करवाते हैं, और यही कुकी कलेक्शन आपने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की भी पढ़ी थी। तो जब हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में कुकी कलेक्शन का यूज़ करते हैं तो उसका पर्पज़ ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग कुकी की स्टेट है जो सेट हुई है उसको रीड करने के लिए हम उसको एज ए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं। जबकि कुकी की स्टेट अगर सेट करवानी है तो फिर हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की कलेक्शंस में इसको यूज़ करेंगे। रीड करने के लिए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन के तौर पे यूज़ करेंगे, और सेट करने के लिए रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की कलेक्शन के तौर पे यूज़ करेंगे। एग्जांपल है, द फॉलोइंग एग्जांपल विल क्रिएट 2 कुकीज़ एंड सेट देयर वैल्यूज़। ये आपको पता है कि जब भी हमने एएसपी का स्क्रिप्ट लिखना होता है तो हम उसके लिए ये टैग लगाते हैं, परसेंटेज का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। इसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ एफ़ नेम, यानी एफ़ नेम जो है इसमें हम उस्मान वैल्यू असाइन कर रहे हैं। रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ एज में हम 30 असाइन कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है 2 कुकीज़ क्रिएट करेगी और उनकी वैल्यूज़ जो है वो सेट कर देगी। उसके बाद रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ आती हैं। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आर एज फॉलोज़। सबसे पहले है प्रॉपर्टी बफर। इट इंडिकेट्स वेदर द पेज आउटपुट इज़ बफर्ड और नॉट। इसका क्या मतलब है कि जब भी सर्वर की तरफ से HTML पेज जो प्रोड्यूस हो रहा है
तो वो बफर के अंदर जो है उसको रखा जाता है, और जब तक पेज की एग्जीक्यूशन जो है वो फिनिश ना हो जाए तो HTML जो भी क्रिएट हो रहा है वो बफर के अंदर सेव होता जा रहा है, ब्राउज़र को अभी सेंड नहीं किया जाता। यानी जो भी आउटपुट सर्वर ने क्लाइंट को भेजनी है, रिक्वेस्ट जो उसने फुलफ़िल करनी है क्लाइंट की, तो वो आउटपुट जो भी प्रोड्यूस होती जा रही है वो एक बफर एरिया के अंदर स्टोर होती जा रही है, अभी ब्राउज़र की तरफ जो है वो फॉरवर्ड नहीं की जा रही, यहाँ तक कि पूरी की पूरी जो है आउटपुट प्रोड्यूस हो जाए, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए, और फिर उसके बाद जो है बफर से वो आगे ब्राउज़र की तरफ भेजी जाती है। द एग्जांपल अगर आप देखें, द फॉलोइंग एग्जांपल वी सेट द पेज आउटपुट टू बफर, रिस्पॉन्स डॉट बफर इक्वल टू ट्रू। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी है ट्रू, बफर में ही जो है वो वैल्यू जाती है। अगर हम ख़ुद से इसको फॉल्स करेंगे तो फिर जो है वो जो आउटपुट है वो बफर में नहीं जाएगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आउटपुट बफर में जा रही होती है। तो ट्रू का क्या मतलब है कि पेज जो है वो बफर्ड किया जा रहा है और एक ब्लॉक में भेजा जा रहा है, यानी एक साथ सारा का सारा पेज का एक पूरा ब्लॉक जो है वो ब्राउज़र को भेजा जाएगा। और अगर हम इसकी वैल्यू को फॉल्स करते हैं तो इसका मतलब है कि HTML को हम पीसीज में भेज रहे हैं, जो कि बहुत स्लो है। ट्रू के केस में फास्ट हो जाता है काम हमारा, और फॉल्स के केस में हमारी जो आउटपुट है वो जो कि पीसीज में जा रही है थोड़ी थोड़ी करके, तो वो स्पीड जो है वो उसकी स्लो हो जाती है। तो इसी वजह से फास्ट करने के लिए इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ट्रू होती है, यानी बफर में भेजी जाती है वैल्यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैश कंट्रोल। कैश कंट्रोल बेसिकली प्रॉक्सी कैशिंग एक फ़ीचर है प्रॉक्सी सर्वर का। वो क्या करता है कि जो भी कंटेंट्स होते हैं वो पहले प्रॉक्सी के पास, प्रॉक्सी सर्वर के पास स्टोर होते जाते हैं, यानी सर्वर ने जो भी आउटपुट भेजी तो वो प्रॉक्सी सर्वर जिसके थ्रू इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो रही है क्लाइंट्स की, तो वो प्रॉक्सी सर्वर अपने पास भी जो है वो कंटेंट्स स्टोर करता रहता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि डिफरेंट वेब सर्विसेज जो हैं तो उन रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी प्रॉक्सी से फिर वो डाटा उठाते हैं और आगे जो है जिस क्लाइंट को वो डाटा चाहिए होता है वो प्रॉक्सी से उठाते हैं, और जो मेन सर्वर है जहाँ पे वेब पेज पड़ा हुआ है असल में, उस तक जो है वो एक्सेस करवाने की ज़रूरत नहीं रह जाती। तो ये थोड़ा सा जो है इससे ये होता है इसका नुकसान कि जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है समटाइम्स वो क्लाइंट्स तक नहीं पहुंच रही होती। तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए जो है वो ये होता है कि प्रॉक्सी सर्वर को अलाउ कर दिया जाता है कि इतने टाइम तक प्रॉक्सी सर्वर जो है वो कैश कर सकता है। उसके बाद टाइम जैसे ही एक्सपायर हो जाएगा तो वो डायरेक्ट जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वेब पेज के ऊपर वेब सर्वर से वो उठाई जाती है फिर। तो कैश कंट्रोल प्रॉपर्टी क्या करती है, इट डिटरमिन्स वेदर प्रॉक्सी सर्वर्स आर एबल टू कैश द आउटपुट जनरेटेड बाय ESP और नॉट, यानी हम अलाउ कर दें कि प्रॉक्सी सर्वर कैश कर सकता है या प्रॉक्सी सर्वर कैश नहीं कर सकता। इट्स वैल्यू कैन बी प्राइवेट और पब्लिक। द प्राइवेट वैल्यू इज़ डिफ़ॉल्ट एंड इंडिकेट दैट प्रॉक्सी सर्वर विल नॉट कैश द पेजेस। जो डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू है वो प्राइवेट है, इसका क्या मतलब है कि प्रॉक्सी सर्वर को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो पेजेस को कैश करे। जिसको भी, जिस क्लाइंट को भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट सर्वर से ही ले, प्रॉक्सी सर्वर से ना ले। द पब्लिक वैल्यू इंडिकेट्स
proxy servers will cache the pages. और पब्लिक वैल्यू क्या इंडिकेट करती है कि प्रॉक्सी सर्वर को अलाउ कर दिया जाए कि वो पेजेस को कैश कर सके. एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल विच सेट कैश कंट्रोल टू पब्लिक. रिस्पॉन्स डॉट कैश कंट्रोल यानी रिस्पॉन्स की कैश कंट्रोल प्रॉपर्टी को हम पब्लिक असाइन कर रहे हैं. तो इससे क्या हम करवाना चाह रहे हैं कि प्रॉक्सी सर्वर जो है पेजेस को कैश कर ले. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कैरेक्टर सेट. कैरेक्टर सेट इनके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, आपने आस्की के बारे में पढ़ा होगा. आस्की कोड होता है, कोई भी मतलब जो आप अपना कोई कैरेक्टर जब आप आगे लिखते हैं तो वो पहले उसका आस्की एक कोड होता है, वो कैरेक्टर उसमें कन्वर्ट होता है. तो ये डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड बने हुए हैं कि आप अपने कैरेक्टर्स को जो है वो कोड में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जो HTML4 है वो सपोर्ट करता है कैरेक्टर सेट ISO 8859-1 इसको. इसके अलावा साथ ही साथ एक UTF-8 ये भी कैरेक्टर सेट है, ये भी एक स्टैंडर्ड है जो यूज़ होता है और HTML4 इसको भी सपोर्ट करती है. और इसी तरह ISO 8859 के आइडेंटिकल एक कैरेक्टर सेट हमारे पास है आंसी का. ये भी आइडेंटिकल है, इसके जैसा ही है. तो ये कैरेक्टर सेट क्या होते हैं कि HTML पेज जो हमें सर्वर ने भेजा है उसको करेक्टली डिस्प्ले करवाने के लिए ब्राउज़र को भी पता हो कि कैरेक्टर सेट कौन सा यूज़ हो रहा है पेज में. तो यहाँ पे कैरेक्टर सेट जो है वो यूज़ होता है. इट अपेंड्स द नेम ऑफ द कैरेक्टर सेट टू द कंटेंट टाइप हेडर. और जो कैरेक्टर सेट यहाँ पे हम देते हैं तो वो आगे जो अगली जो प्रॉपर्टी है कंटेंट टाइप, इसको भी हम देखते हैं. तो ये उसके साथ जो है अपेंड हो जाता है इसका नाम कि ये कंटेंट टाइप का हेडर आ रहा है, इसमें ये हेडर है और उसका कैरेक्टर सेट जो है साथ ये यूज़ हो रहा है. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़, ये कैरेक्टर सेट हो या कंटेंट टाइप, ये दोनों यूज़ होती हैं HTTP हेडर इंफॉर्मेशन के लिए. HTTP हेडर हमने पीछे पढ़ा था कि दो तरह की हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है, हेडर की फॉर्म में और बॉडी की फॉर्म में. अगर आपको पिछले लेक्चर का स्टार्टिंग याद हो तो हेडर इन्फॉर्मेशन में जो है वो कुछ उसकी अपनी फील्ड्स होती हैं. तो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर क्लाइंट ने या सर्वर ने अगर भेजनी है HTTP के रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स के साथ, तो HTTP हेडर जो है वो उसके अंदर जाती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन. इसका मैं आपको फॉर्मेट दिखाती हूँ कि किस तरह से जो है वो हेडर की इन्फॉर्मेशन होती है. तो ये अगर आप देखें, ये रिक्वेस्ट हेडर वो इस तरह से होता है इस फॉर्म में. ये पहली जो है रिक्वेस्ट लाइन होती है, फिर ये देखें होस्ट, ये हेडर इन्फॉर्मेशन है. कॉलन के बाद हेडर का नाम और फिर उसकी वैल्यू. इसी तरह ये हेडर का नाम, ये उसकी वैल्यू. ये डिफरेंट आप ये देख रहे हैं. कनेक्शन, ये नाम है और किस तरह का कनेक्शन है. क्लोज कनेक्शन. और रिस्पॉन्स हेडर में और फर्दर इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, फर्दर कॉलम्स हैं रिस्पॉन्स हेडर में. डेट, सर्वर, इसमें देखें कैश कंट्रोल. कैश कंट्रोल हमने ये पढ़ा था, प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने.
रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की। एक्सपायर कब तक हो पेज, जैसे कैश के लिए हम एक्सपायर की यहाँ पे डेट दे दें कि इस डेट पे जाके एक्सपायर हो जाए प्रॉक्सी से, या ब्राउज़र के अंदर अगर कैशिंग हो रही है। ये देखिए कंटेंट टाइप, ये प्रॉपर्टी टेक्स्ट HTML डिफ़ॉल्ट जो है वो ये जो है कंटेंट टाइप होता है। HTTP प्रोटोकॉल में आमतौर पे हम जब ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन जाती है टेक्स्ट की फॉर्म में जाती है, लेकिन अगर इमेजेस वगैरह वो भी आपने देनी है तो फिर यहाँ पे आप कंटेंट टाइप जो है वो मेंशन करेंगे। अभी हम उसको देखते हैं। तो ये देखें कंटेंट टाइप, ये प्रॉपर्टी इट स्पेसिफाइज HTTP कंटेंट टाइप फॉर रिस्पॉन्स। द डिफ़ॉल्ट कंटेंट टाइप हेडर इज एज फॉलोज। ये जो हमने देखा था टेक्स्ट HTML, ये डिफ़ॉल्ट है। और अगर हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं कोई इमेज डाटा है हमारा साथ, तो फिर हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट टाइप इमेज स्लैश जिफ इमेज स्लैश JPEG ये देखें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये कंटेंट टाइप और करैक्टर सेट, ये दोनों जो हैं ये हेडर इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं HTTP के। और इसके लिए ये हम टैग हम यूज़ करते हैं, मेटा का टैग होता है। हेडर इंफॉर्मेशन हम मेटा टैग के अंदर देते हैं, मेंशन करते हैं। इसके बाद देखते हैं एक्सपायर्स प्रॉपर्टी। इट स्पेसिफाइज द लेंथ ऑफ टाइम बिफोर अ पेज कैश्ड ऑन अ ब्राउज़र। ठीक है, हमने वो पीछे देखा था ना एक्सपायर की प्रॉपर्टी, वहाँ पे यूज़ हो रही थी हेडर इन्फॉर्मेशन जो हमने देखी थी अभी, कि वहाँ पे पेज जो है ब्राउज़र के अंदर जो है वो कब तक जो है वो कैश होता रहे, यानी कितने देर के लिए टाइम हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। एग्जांपल है, द फॉलोइंग एग्जांपल स्पेसिफाई दैट द पेज विल एक्सपायर आफ्टर 50 मिनट्स। तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट एक्सपायर्स में यहाँ पे 50 दे रहे हैं कि 50 मिनट्स के बाद पेज एक्सपायर हो जाएगा ब्राउज़र से, यानी उसकी कैश से। उसके बाद एक्सपायर्स एब्सोल्यूट है। इट स्पेसिफाइज द डेट एंड टाइम ऑन विच अ पेज कैश्ड ऑन अ ब्राउज़र एक्सपायर्स। हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस डेट को और इस टाइम को जो है वो पेज एक्सपायर हो जाए ब्राउज़र से। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, फॉलोइंग एग्जांपल विल स्पेसिफाई दैट द पेज विल एक्सपायर एट 8 PM ऑन March 31, 2011 है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट एक्सपायर्स एब्सोल्यूट में हम ये वैल्यू दे रहे हैं। उसके बाद इस क्लाइंट कनेक्टेड है प्रॉपर्टी, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। इट इंडिकेट्स वेदर द क्लाइंट हैज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सर्वर, कि क्लाइंट जो है वो सर्वर के साथ कनेक्टेड है या नहीं है। तो अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो इसका मतलब है कि कनेक्टेड है। अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो इसका मतलब है कि क्लाइंट जो है वो डिसकनेक्ट हो गया है सर्वर से। तो ये इससे रिलेटेड ये एग्जांपल है कि हम चेक करें इफ़ रिस्पॉन्स डॉट इस क्लाइंट कनेक्टेड ट्रू हो जाए तो हम रिस्पॉन्स डॉट राइट में हम लिख देंगे कनेक्टेड डिस्प्ले करवा देंगे, अदरवाइज़ नॉट कनेक्टेड डिस्प्ले करवा देंगे। अच्छा, पिक्स इस प्रॉपर्टी को आप रहने दें। इसके बाद आ जाएं स्टेटस। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्टेटस लाइन रिटर्न बाय द सर्वर। अक्सर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कोई रिक्वेस्ट पुट करते हैं कोई वेब सर्वर को देखने के लिए, उसका पेज देखने के लिए, तो वेब सर्वर की तरफ से आपको जो है ना वो इस तरह का रिप्लाई आ जाता है कि पेज नॉट फाउंड। तो बेसिकली ये स्टेटस इन्फॉर्मेशन होती है जो सर्वर लगा देता है कि अगर अवेलेबिलिटी नहीं है सर्वर की तो उससे रिलेटेड जो है मुख्तलिफ स्टेटस कोड्स हैं, जो भी वो होगा सर्वर उसके अकॉर्डिंग स्टेटस कोड जो है वो फॉरवर्ड कर देता है क्लाइंट को। इट इज़ आल्सो यूज टू मॉडिफाई द स्टेटस लाइन रिटर्न बाय सर्वर। द स्टेटस वैल्यूज आर डिफाइंड इन HTTP रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस। इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट कोड, 3 डिजिट का कोड होता है, एंड इट्स डिस्क्रिप्शन सच एज
404 क्या है? 3 डिजिट कोड है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, ये कब होता है? जब डेड लिंक्स हो हमारे पास। इसके अलावा आपने 403 कोड भी देखा होगा, एक्सेस फॉरबिडन। 402 भी एक कोड होता है, वो कहते हैं मेक पेमेंट, पहले पेमेंट करेंगे तो फिर आगे आप उसको देख सकते हैं पेज को। नेक्स्ट आते हैं रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के मेथड्स की तरफ। में सबसे पहला जो मेथड है वो है ऐड हेडर। इट सेट्स द HTML हेडर नेम टू वैल्यू। यानी जो आपने अभी हमने जो एक एग्जांपल देखी थी जिसमें रिक्वेस्ट हेडर था और रिस्पॉन्स हेडर था, दो किस्म की हेडर इन्फॉर्मेशन देखी थी। तो अगर हम कोई हेडर इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, हेडर और उसकी वैल्यू, तो हम ऐड हेडर मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। हेडर कैन नॉट बी रिमूव्ड वंस इट हैज़ बीन एडिड। तो एक दफ़ा अगर हमने ऐड कर दिया हेडर को, फिर उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। एग्जांपल है, द फॉलोइंग एग्जांपल, वी सेट हेडर नेम टू अ वैल्यू, रिस्पॉन्स डॉट ऐड हेडर, ठीक है। उसके बाद वार्निंग है, दिस सेक्शन इज़ नॉट अलाउड। तो ये हेडर और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अगर ऐड करवा रहे हैं तो ये ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है अपेंड टू लॉग। इट एड्स अ स्ट्रिंग टू द एंड ऑफ वेब सर्वर लॉग एंट्री फॉर दिस रिक्वेस्ट। लॉग एंट्री क्या होती है? एक लॉग फाइल होती है जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है और उसको सर्वर जो है वो क्रिएट करता है, ऑटोमेटिकली मेंटेन भी करता है। तो उसके अंदर जो डिफरेंट लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि सर्वर परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो उनकी जो है वो डिटेल उस लॉग फाइल के अंदर होती है। तो लॉग फाइल में अगर हम कोई और स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हैं तो वो उसके बिल्कुल एंड में जो है वो अपेंड हो जाएगी। तो हम उसको किस तरह से अपेंड करवाते हैं? रिस्पॉन्स डॉट अपेंड टू लॉग। अपेंड टू लॉग आपको पता है ये मेथड है। इस मेथड के ज़रिए हमने जो भी स्ट्रिंग एंड ऑफ लॉग एंट्री, ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस, ये हम एंड में अगर लॉग फाइल के अपेंड करवाना चाहते हैं तो एंड ऑफ लॉग एंट्री ये लिखा हुआ आ जाएगा उस लॉग फाइल के एंड में। उसके बाद है बाइनरी राइट का मेथड। ये आमतौर पे हेल्पफुल होता है कि अगर हमने कोई नॉन स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखवानी है, जैसे कि कोई अगर कोई एप्लीकेशन है जिसको बाइनरी डाटा रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो बाइनरी राइट का मेथड यूज़ करते हुए हम लिखवा सकते हैं। इट राइट्स द गिवन इन्फॉर्मेशन टू द करंट HTTP आउटपुट विदाउट एनी कैरेक्टर सेट कन्वर्जन। This method is used to write image data from a database to a ब्राउज़र। ये एग्जांपल है कि अगर कोई इमेज डाटा भी हमने अगर राइट करवाना है डाटाबेस से ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले करवाना है तो फिर हम बाइनरी राइट का ये मेथड यूज़ करेंगे। उसके बाद है क्लियर मेथड। इट इरेजेस एनी बफर्ड HTML आउटपुट। दिस मेथड डज नॉट क्लियर रिस्पॉन्स हेडर्स, इट ओनली क्लियर्स रिस्पॉन्स बॉडी। यानी बॉडी का जो है डाटा उसको तो ये क्लियर करेगा, लेकिन हेडर्स का हमने पीछे भी पढ़ा था कि हेडर एक दफ़ा अगर ऐड हो जाए तो हेडर को हम रिमूव नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्लियर का मेथड भी उसको रिमूव नहीं कर सकता, जबकि बॉडी का कंटेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। दूसरी इसमें एक और ये है कि इट काजेज एन एरर इफ़ रिस्पॉन्स डॉट बफर इज सेट टू फॉल्स। यानी जो बफ़र की वैल्यू अगर ट्रू थी तो फिर तो ये ठीक है कि क्योंकि बफ़र में ही आउटपुट जो है वो पड़ी हुई है उसको वो क्लियर करेगा। जब बफ़र वैसे ही फॉल्स है, बफ़र में आउटपुट गई ही नहीं हुई, तो वो किसको क्लियर करेगा?
तो इस वजह से अगर बफ़र जो है वो रिस्पॉन्स जब बफ़र हमने फॉल्स किया हुआ है तो बफ़र में तो आउटपुट पड़ी ही नहीं हुई, तो इस वजह से फिर ये एरर जो है वो दे देगा। तो वो होना ज़रूरी है, ट्रू होना बफ़र की वैल्यू। एग्जांपल है द फॉलोइंग एग्जांपल will डिस्प्ले नथिंग इन द ब्राउज़र बिकॉज ऑफ यूजिंग रिस्पॉन्स डॉट क्लियर मेथड। यानी हमने यहाँ पे देखें रिस्पॉन्स डॉट बफर को पहले ट्रू करना ज़रूरी है, फॉल्स होगा तो एरर मैसेज देगा ये। उसके बाद देखें ये हमने HTML बॉडी हमने ये पैराग्राफ में हमने ये सेंटेंस लिख दिया, उसके फ़ौरन बाद रिस्पॉन्स डॉट क्लियर ये हम लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा कि चूँकि ये चीज़ ये वाली जो लाइन है जो कि आउटपुट पे जानी है ये बफ़र के अंदर है, बफ़र ट्रू किया हुआ है ना, तो बफ़र के अंदर ये वैल्यू जो है वो स्टोर हो रही है। तो हमने क्लियर मेथड जो यूज़ किया, तो क्लियर मेथड बफ़र में जो भी हमारी आउटपुट पड़ी हुई होती है उसको वो क्लियर कर देता है। तो इसका मतलब है कि हमारी आउटपुट में कुछ भी जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास है एंड का मेथड। इट स्टॉप्स प्रोसेसिंग the .asp file and returns the current result. It will flush the buffer if response.buffer is set to true. यानी अगर हमारे बफ़र में कोई वैल्यू पड़ी है तो वो फ़ौरन जो है वो आउटपुट भेज देगा क्लाइंट के पास, और आगे अगर प्रोसेसिंग हो रही है तो उसको जो है वो स्टॉप कर देगा। एग्जांपल देखें ये वाली, द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले हेलो ओनली, the remaining text will not appear because response.end is used before it। यानी अब ये देखें ये हो गया सिर्फ हेलो हमने लिखा और उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट एंड लिख दिया। तो इसने क्या किया कि हेलो तक तो वो प्रिंट करवा देगा, लेकिन आगे देखें प्रोसेसिंग में हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट होना था, लेकिन जो कि ये एंड हो गया है इसने अगले की प्रोसेसिंग जो थी ये वाली इसको उसने एंड करवा दिया है, स्टॉप करवा दिया है। तो आउटपुट में हमारे पास सिर्फ क्या होगा, सिर्फ हेलो जो है ये प्रिंट होगा। उसके बाद जो मेथड है उसका नाम है फ्लश मेथड। इट सेंड्स द बफर्ड आउटपुट इमीडिएटली। इट विल काज एन एरर इफ़ रिस्पॉन्स डॉट बफर इज सेट टू फॉल्स। इसमें भी अगर बफर वैल्यू जो है फॉल्स सेट हुई हुई है तो ये एरर जो है वो जनरेट करेगा। आमतौर पे ये किस लिए यूज़ होता है, फ्लश का मेथड हम यूज़ करते हैं कि हमारे पेजेस जो है वो बहुत लॉन्ग हैं, लॉन्ग पेजेस हैं, तो उनके पार्ट्स में उनको पेजेस को सेंड करना चाह रहे हैं क्लाइंट की तरफ। रिस्पॉन्स डॉट बफर उसके लिए ट्रू होना ज़रूरी है। तो अगर रिस्पॉन्स डॉट बफर हमने फॉल्स किया हुआ है तो फिर हम किस तरह से पार्ट्स में जो है वो भेजेंगे। यानी हम ये करते हैं कि बफर में जो आउटपुट जाती जा रही है, फ्लश का मेथड क्या कर रहा है कि वो बारी बारी उस बफर्ड आउटपुट को क्लाइंट की तरफ जो है वो भेज रहा है। तो अगली पेज की इंफॉर्मेशन जो है वो भी प्रोसेस हो रही है, पिछली जो है वो क्लाइंट के पास डिस्प्ले हो जाएगी आउटपुट में। फिर अगली जब प्रोसेस हो गई वो नेक्स्ट की प्रोसेसिंग की तरफ चला जाएगा और ये पिछली बर्फ बफर में गई और फ़ौरन उसने फ्लश कर दिया, यानी इमिडिएटली जो है वो आउटपुट जो है वो भेज दी क्लाइंट की तरफ। ये फ्लश की जो है एग्जांपल है कि जो भी प्रीवियस आउटपुट थी तो रिस्पॉन्स डॉट फ्लश ने ये बफ़र के अंदर ये गई हुई थी ये आउटपुट, इसने इमीडिएटली जो है ये इसको क्लाइंट की तरफ भेज दिया। इसको आगे फिर जो भी अगर आउटपुट प्रोड्यूस होगी और फिर वो बफ़र में जाएगी और रिस्पॉन्स और फ्लश का यूज़ करते हुए हम उसको इमीडिएटली भेज देते हैं। तो
इसको मैं फिर बताऊंगी कि फ्लैश मेथड की ज़रूरत कब बनती है, जब हम पेजेस हमारा जो है बहुत लॉन्ग पेजेस हों और उनको पार्ट्स में यानी बारी बारी हम डिवाइड कर करके हम क्लाइंट की तरफ जो है वो भेजना चाहते हैं। तो फिर हम फ्लैश करते जाएंगे थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, थोड़ी थोड़ी प्रोसेसिंग करवा के। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है रीडायरेक्ट मेथड। इसका क्या पर्पज़ होता है कि ब्राउज़र को रीडायरेक्ट करना किसी दूसरे पेज की तरफ या यूआरएल की तरफ। तो वहाँ पे हम रीडायरेक्ट में एज ए पैरामीटर उस वेबसाइट का यूआरएल हम सेंड कर देंगे या पेज का यूआरएल हम सेंड कर देंगे, जैसा कि ये आप देख रहे हैं response.buffer, और ये यूआरएल हमने hotmail.com का सेंड कर दिया। तो ये क्या होगा कि हमारा ब्राउज़र जो है वो hotmail.com ओपन कर लेगा, उसकी वेबसाइट ओपन कर लेगा। नेक्स्ट है राइट मेथड। तो ये अभी तक आप पढ़ते भी आ रहे हैं, एग्जांपल्स में भी देख रहे थे response.write। आमतौर पे जिस तरह हम सी लैंग्वेज में सी आउट का यूज़ करते हैं कि कोई भी हम किसी भी स्ट्रिंग को हम राइट करवाना चाह रहे हैं, आउटपुट की तरफ आउटपुट दिखाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे response.write का मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। इट राइट्स अ वेरिएबल टू द करंट HTTP आउटपुट एज अ स्ट्रिंग, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू जो कि स्ट्रिंग होगी, अगर हम उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ वेरिएबल भी दे सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट एंड HTML टैग्स। तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट को और HTML के टैग्स भी अगर हम दिखाना चाहते हैं तो हम इसके response.write में हम लिख देंगे और वो उसी तरह एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएंगे। एग्जांपल है the following example will display a message using HTML tags and a variable। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया नेम, और नेम में हम उस्मान जो है वो असाइन कर रहे हैं। response.write में हम क्या कर रहे हैं, हेलो नेम वेरिएबल, नेम में क्या पड़ा हुआ है उस्मान, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, हेलो उस्मान। और फिर response.write हम स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा रहे हैं यू गॉट एडमिशन, हेलो उस्मान यू हैव गॉट एडमिशन। ये आउटपुट जो है आपको अपेयर हो जाएगी आपके ब्राउज़र के ऊपर। नेक्स्ट देखें प्रैक्टिस है 18.1। इसमें ये कह रहा है कि क्रिएट अ वेब पेज दैट इनपुट्स नेम इन टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रोविंस इन अ लिस्ट बॉक्स। ठीक है, एक तो टेक्स्ट बॉक्स लेना है और दूसरा लिस्ट बॉक्स लेना है। तो नेम जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट करवाए और प्रोविंस जो है वो लिस्ट बॉक्स में से, वो लिस्ट में से खुद ब खुद जो है वो यूज़र जो भी क्लिक करेगा वो चॉइस कर लेगा उसकी। द पेज इज़ सबमिटेड विथ पोस्ट मेथड, और मेथड आपने लाजमी पोस्ट देना है, यहाँ पे उन्होंने पहले से मेंशन कर दिया है, टू ASPL फाइल दैट डिस्प्लेज द नेम एंड प्रोविंस गिवन बाय द यूज़र। यानी यूज़र ने टेक्स्ट बॉक्स में जो नाम लिखा और लिस्ट बॉक्स से जो प्रोविंस सिलेक्ट किया वो हमने पोस्ट मेथड से सबमिट करवाना है ASP फाइल को, और वो ASP फाइल वो नाम और प्रोविंस जो यूज़र ने सिलेक्ट किया था, नाम जो दिया था और प्रोविंस जो सिलेक्ट किया था, वो ASP फाइल डिस्प्ले करवा दे। बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है कि यूज़र की दी हुई इनपुट को ASP फाइल उसको डिस्प्ले करवा दे। तो बिल्कुल उसी तरह ओपन नोटपैड एंड टाइप द फॉलोइंग कोड, आपने ये कोड लिख लेना है HTML बॉडी, अच्छा हेडिंग 2 में आपने वेलकम टू ASP लिख देना है। फॉर्म आप क्रिएट करें हैं जिसका नाम होगा फॉर्म 1। मेथड कहा गया था कि पोस्ट देना है, और एक्शन जो है वो किसी ASP फाइल को जाए। ये वाली ASP फाइल भी हमें फिर बनानी पड़ेगी जो कि डिस्प्ले करवाएगी जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो फॉर्म के बाद आप इनपुट दे रहे हैं, टाइप उसकी टेक्स्ट है, इसका मतलब है कि टेक्स्ट बॉक्स हम दे रहे हैं। यहाँ पे देखें लेबल भी हम लगा रहे हैं नेम का। ये इस को करने के लिए आपकी जो है वो फॉर्म्स पे ग्रिप होनी ज़रूरी है, जो कि HTML हमारे HTML का पार्ट है।
तो वो आप अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें। फिर जब आप ये कर लेंगे तो फिर आप आगे ASP में इसको किस तरह से हैंडल करना है वो भी आप कर लेंगे। तो यहाँ पे नेम लेबल इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम जो है वो उसके बाद हम लेबल दे रहे हैं चूज़ योर एरिया। तो यहाँ के लिए हमने जो कि लिस्ट बॉक्स देना है, तो यहाँ सिलेक्ट नेम उसका जो है वो एरिया, आपको पता है आगे नेम जो है वो यूज़ होता है। और ऑप्शंस में हम दे रहे हैं वैल्यू पंजाब, और यहाँ पे हम इनको साथ साथ लेबल्स भी साथ साथ दे रहे हैं। ऑप्शन वैल्यू सिंध, तो ये सिंध, ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमें नज़र आ रही होती हैं। ऑप्शन वैल्यू खैबर पख्तूनख्वा डिस्प्ले होगा। ऑप्शन वैल्यू बलूचिस्तान डिस्प्ले होगा। ऑप्शन वैल्यू AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है ये डिस्प्ले होगा। उसके बाद ये लिस्ट बॉक्स एंड हो रहा है। उसके बाद हम देखें इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, इसका मतलब है कि हम बटन सबमिट बटन जो है वो बना रहे हैं, जिसकी वैल्यू सेंड डाटा, यानी सेंड डाटा ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा और उसका नाम जो है वो सबमिट है। फिर दूसरा हम बटन दे रहे हैं इनपुट टाइप रीसेट बटन, वैल्यू इक्वल टू क्लियर, यानी इसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ होगा, क्लियर फॉर्म, और नेम उसका है रीसेट। फॉर्म एंड है बॉडी HTML टैग क्लोज हो रहे हैं। तो इसकी आउटपुट किस तरह से आपको नज़र आएगी, ये देखें, इस तरह से आपको आउटपुट जो है वो नज़र आएगी। आपने H2 में जो लिखा था, H2 टैग में वो था वेलकम टू ASP हेडिंग में, H2 हेडिंग में। उसके बाद देखिए हमने नेम का लेबल लगाया था और आपने फिर टेक्स्ट बॉक्स जो है वो दिया था, और उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था, नेम ही था उसका नेम। टाइप उसकी थी टेक्स्ट, उससे पता लग रहा था कि टेक्स्ट बॉक्स हम दे रहे हैं, और नेम उसका नेम ही था NAME। अच्छा, और फिर ये देखें हमने लेबल दिया था चूज़ योर एरिया, और फिर हमने सिलेक्ट, और ऑप्शंस में हम देते गए थे पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो यहाँ से यूज़र ने जो है पंजाब को सिलेक्ट किया। यहाँ पे यूज़र ने उस्मान खलील लिखा, ये लिखा उस्मान खलील, यहाँ पे पंजाब को सिलेक्ट किया। और फिर आगे हमने सेंड डाटा यानी सबमिट बटन बनाया था, ऊपर हमने उसकी जो वैल्यू थी वहाँ लिखा था सेंड डाटा, इसलिए ये वैल्यू लिखी हुई आ रही है। और यहाँ पे हमने जो हमारा रीसेट बटन था उसकी हमने वैल्यू में लिखा था क्लियर फॉर्म, इसलिए क्लियर फॉर्म हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हमारी जो हमने अपना फॉर्म बनाया था ये वो पेज नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने एक्शन परफॉर्म करना है, ओपन अ न्यू फाइल इन नोटपैड एंड टाइप द फॉलोइंग कोड। ये कोड आपने लिखना है। दो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं N और A। तो N में हम क्या डाल रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म नेम क्या है, ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नेम है, NAME मैंने आपको बताया था, उसका नाम भी यही है। तो फॉर्म कलेक्शन जो है वो क्या करती है कि ये वैल्यूज़ को रखती है जो फॉर्म के हमारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी फॉर्म की हमारी फील्ड्स हैं, उनके एलिमेंट्स हैं, उनके जो वैल्यूज़ हैं वो ये अपने पास रखती है। तो इसका क्या मतलब है कि नेम के अंदर क्या वैल्यू है, उस्मान खलील, जो यूज़र ने एंटर की वैल्यू, ठीक है ना। तो उस्मान खलील जो है वो इस N वेरिएबल में चला जाएगा। एक मिनट, तो ये आप देखें कि रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से नेम, इसमें हमने नेम दिया, तो यानी कि इस नेम की जो हमारी फील्ड थी यानी टेक्स्ट बॉक्स था उसकी ये वैल्यू को लेगा। फॉर्म कलेक्शन अगर आपको याद हो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की कि वो नाम रखती होती है, सॉरी नाम जो भी होते हैं उनकी वैल्यूज़, फील्ड्स की वैल्यूज़ को रखती होती है। तो इसी तरह रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म एरिया में क्या वैल्यू चॉइस की, यूज़र ने पंजाब चूज़ की थी, तो पंजाब जो है वो इस A में चला जाएगा, या उस्मान खलील जो है वो इस N वेरिएबल में चला जाएगा।
फिर देखें कि आप हम क्या करवा रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेलो एन, हेलो एन में क्या पढ़ा उस्मान खलील, वेलकम टू ASP वर्ल्ड, ठीक है। फिर रिस्पॉन्स डॉट राइट हम करवा रहे हैं यूर सिलेक्टेड एरिया इज़ ए, और ए में हमारे पास क्या गया था, पंजाब। तो ये इस तरह की आउटपुट आपको इसकी नज़र आएगी, हेलो उस्मान खलील, वेलकम टू ASP वर्ल्ड, यूर सिलेक्टेड एरिया इज़ पंजाब। उसके बाद देखें नेक्स्ट एग्जांपल है यूजिंग क्यूरी स्ट्रिंग कलेक्शन। सिर्फ फ़र्क क्या है कि वहाँ पे हमने पोस्ट मेथड यूज़ किया था और यहाँ पे हम गेट मेथड यूज़ करेंगे। तो ये वाली एग्जांपल जो है आपने करनी है, बिल्कुल वैसा का वैसा प्रोग्राम है, सिर्फ मेथड हमारा कौन सा यूज़ होगा, गेट का मेथड यूज़ होगा। तो ये अपने प्रैक्टिस जो है ये खुद से करनी है। और बिल्कुल इसी तरह प्रैक्टिस 18.3 है, तो ये भी आपने जो है खुद करनी है। तो ये रीडायरेक्ट आपने पढ़ा था, तो ये उसी से रिलेटेड है। रीडायरेक्ट मेथड के हमने किसी दूसरे पेज की तरफ जो है रीडायरेक्ट करवा देना है अपने ब्राउज़र को। तो हमने रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट का मेथड यूज़ करना है, अंदर अपने URL जो है वो यूज़र के एक्शन के मुताबिक। ये आप इसको पढ़िएगा कीजिएगा, ये आप कर लेंगे। तो इसको फिर आप अगर समझ नहीं आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, आप पूछ लीजिएगा, कमेंट में कर लीजिएगा। तो ये कोड भी है। उसके बाद ये समझने के बाद आप देखेंगे कि आउटपुट जो है वो इस तरह से अपेयर होगी कि यूज़र जो भी चॉइस करेगा उसके मुताबिक जो है पेज ओपन हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का ये हमारा टॉपिक जो कि रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से रिलेटेड था, आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है यहीं पर। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को लेके स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।